क्या हालचाल, कैसी चल रही है पहल? तो सेंटर ऑफ मास लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। यार कल के लेक्चर में हमने क्या क्या बात की थी, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की थी, ऐसे ऑब्जेक्ट की बात की थी जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होते हैं, जैसे रॉड होता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया, प्लेट, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर किसी वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, हमने फॉर्मूला देखा था। मैं आपको चार्ट बना के बताया था कि भाई इन फॉर्मूलेस को आपको याद रखने, और पॉइंट मास के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई पॉइंट मास के लिए तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 m2, सिमिलरली y CM और z CM निकाल सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि कभी भी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का सवाल बिना एक्सिस दिए हुए नहीं पूछ सकता। जब तक ये बता ना दे कि आपकी एक्सिस है तब तक वो कोऑर्डिनेट का सवाल नहीं दे सकता। लेकिन इंडिविजुअल मासेस का जो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस होता है वो कोऑर्डिनेट का इंडिपेंडेंट होता है, वो एक्सिस का इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी एक्सिस चूज करो, इंडिविजुअल मासेस का जो सेंटर ऑफ मास से दूरी होगा वो हर केस के लिए सेम आने वाला है। तो ये बातें हमने पिछली क्लास में की थी। पिछली क्लास में थोड़ा बहुत वॉइस का प्रॉब्लम आया था, मुझे पता है, बट ठीक है, वो लास्ट बिल्कुल आखिरी में आया था, तो मैंने तुम लोग समझ तो गए होगा जो मैं लिख रहा था, मुझे लगता है भावनाओं को तुम समझ गए होगे। लेकिन फिर भी चलो, अगर तुमने नहीं समझा तो मैं थोड़ा बहुत पिछली क्लास का जो आखिरी का पार्ट का चर्चा था, यहाँ पे मैंने सिस्टम की बात की थी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात की थी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा मैं आज करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा चर्चा कर लेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। यार एक बात बताओ, कल हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा था कि भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमने देखा था कि भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप ये फार्मूला इजीली यूज कर सकते हो, ये हमने देखा था। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस कर जाएगा, हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस कर गया, तब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या मैं डेल्टा आर वेक्टर लिख सकता हूं। डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा सर, m1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस m2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, m2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, m1 का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r1, m2 का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r2, और हमने सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब एक बात बताओ, dr अपॉन dt क्या होता है? अगर r मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो dr अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। यानी कि यहां से तुम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो, m1 v1, अरे भाई ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो ना, प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उसी प्रकार से अगर तुमने इसको डिफरेंशिएट मार दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं। तो ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तो तुमने बहुत सारे सवाल कर लिए थे, बट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर हमने बहुत सारे सवाल नहीं किए थे। तो अभी मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर थोड़े बहुत सवाल करवा के दिखाना चाहता हूं कि कैसे सवाल बनते हैं, कैसे सवाल आते हैं। तो एक सवाल है, क्वेश्चन देखना, इसने बोला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है। एक पिक्चर बना के दे दिया कि भाई एक तरफ 2 केजी का मास है, एक तरफ 3 केजी का मास है। जल्दी से इस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए। सवाल था कैसे निकाल सकते? देखो क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 केजी है, ये 2 केजी है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a होगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगा। ए निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपको याद होना चाहिए। ए क्या होता है? तो ए होगा सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, यानी कि 30 माइनस 20 अपॉन टोटल मास, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 3 केजी वाला 2 से नीचे जा रहा है और 2 केजी वाला 2 से ऊपर जा रहा है। तो क्या मैं 3 केजी वाले का एक्सेलरेशन को माइनस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दूं? क्या मैं 2 केजी वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन को 2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दूं? जैसे आपने निकाल लिया वैसे ही आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, और टोटल मास की बात की जाए तो आ जाएगा 5। जैसे आप कैलकुलेट करोगे माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 बाई 5, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जा रहा है, इस एक्सेलरेशन से भाग रहा है, बाहर में जे लगा देना, ये आ गया एक्सेलरेशन। सिंपल, हमने वेक्टर फॉर्म में चीजों को लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने हर चीजों को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। आपके फॉर्मूले में भी वेक्टर फॉर्म में ही आ रहा है, तभी हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। आई बात समझ में? ध्यान रखना, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अपन आगे बात करते हैं, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर सपोज करो, ऐसे सवाल ना देखे, सवाल को थोड़ा दूसरे टाइप से देता है। कैसा देता है? एग्जांपल देखो, उसने बोला कि एक पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है 2 केजी, ठीक है, इसका उसने वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, इसका वेलोसिटी वेक्टर 2i + 3j दे दिया, और इसका एक्सेलरेशन वेक्टर भी दे दिया, या i + j, अब दोनों दे दिया। और एक बॉडी m = 1 केजी का है जिसका वेलोसिटी वेक्टर -j दे दिया और एक्सेलरेशन वेक्टर दे दिया 2i मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोला इस बॉडी के सिस्टम के लिए वेलोसिटी निकालो सेंटर ऑफ मास का, एक्सेलरेशन निकालो सेंटर ऑफ मास का। कितना सिंपल सवाल है यार, फार्मूले पे चिपके रहना है अपने को, कुछ नहीं करना, अपने को फार्मूले पे चिपके रहना है। कितना ऐसी बात है कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहां से कर सकते हैं। अब m1 कितना है? m1 भाई 1 केजी का है, 1 केजी का वेलोसिटी कितना है सर? -j है, ठीक है, 1 केजी -j। अच्छा 2 केजी वाले कितना है सर? 2 केजी का वेलोसिटी है 2i + 3j डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये आ गया 3। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, काम हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात बहुत सिंपल है, m1 a1 तो भाई 1 into 2j ना, क्या i, ठीक है, प्लस 2 into i + j डिवाइडेड बाय 3। तो कहने का ये सेंस है कि अब ऐसे सवाल अपन क्यों करें, क्यों करें ऐसे सवाल? मतलब क्या ऐसे सवाल करने का, ये बताओ मेरे को, कैसे सवाल करने का कोई मतलब है? जहां पे वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है कि सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूला है। उस फार्मूले की मदद से हम उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और उस फार्मूले की मदद से हम उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई चिंता ही नहीं है, कोई लोड ही नहीं है, बड़े आराम से पता किया जा सकता है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, चलो एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि आपने ये कर लिया, आपने ये सब निकाल लिया, वेलोसिटी भी निकल गया, एक्सेलरेशन भी निकल गया, आपने सब कुछ कर लिया। अब समझना कि इसका यूज कहां पड़ता है। यूज पता करने के लिए छोटा सा मैं और एग्जांपल लेना चाहूंगा। ठीक है, आज मैं आपको यूज बताऊंगा, फिर आप कहोगे कि यार सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड लिटरली इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 2 मासेस हैं, एक मास मान लेते हैं 2 केजी का और एक मास मान लेते हैं 3 केजी का। 2 मास हमारे पास, ठीक है, ये मास भाग रहा था कुछ 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से, और ये मास भाग रहा था कुछ 3 मीटर पर सेकंड। जस्ट इमेजिन कर लो, जस्ट इमेजिन कर लो।
इस मास का जो एक्सेलरेशन था वो निगेटिव डायरेक्शन में था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस मास का जो एक्सेलरेशन था वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव में था। अब मान लो इनका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई कर रहा है, मुझे बोला इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, सवाल पूछा। अब आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि साइन के साथ चीजों को लेना है, तो mvcm क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 4 m1v1। इसकी बात करें 3 × 3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि आ गया 5, तो 8 प्लस और ये आ गया 9, 9 + 8 आ गया 17/5 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अच्छा आगे बात करते चलो वेलोसिटी भी निकल गया, अपना वेलोसिटी भी आ गया। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, सर एक्सेलरेशन का बताओ। अब इसका नेगेटिव है तो -2 × 2 m1a1 प्लस m2a2 अपॉन टोटल मास 5, यानी कि 9 में से 4 गया तो 5 हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ भाग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है 17/5 मीटर पर सेकंड से, और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये अपने को पता चल गया, थोड़ी सी चीज थी पर ठीक है, अपने को पता चल गया, अपन आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात क्या है कि सर इनका सिग्निफिकेंस क्या है, आप बार बार ये निकाल क्यों रहे हो, रीजन क्या है, वेलोसिटी निकालने का, एक्सेलरेशन निकालने का सेंटर ऑफ मास का। तो आज का लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड है कि हर जगह पे तुम वेलोसिटी निकालते हो, तुम एक्सेलरेशन निकालते हो, बट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालने का सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों निकाल रहे हैं, एक्चुअल रीजन क्या है इसको निकालने का, हम इस पे चर्चा करने वाले आज। तो चलिए शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। वो जो रीजन पता करने के लिए वो अपन पढ़ क्यों रहे हैं। मैं कल आपको एक बात बताया था सिस्टम के बारे में, अगर आपको याद है सिस्टम के बारे में मैंने एक एग्जांपल लिया था, बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था। जैसे मान लो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एक बहुत छोटा सा अपन क्या ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो अपने पास एक छोटा सा स्मॉल m का मास है और एक बड़ा सा कैपिटल M का मास है, ठीक है। तो यार ये अर्थ है और ये मेरा एप्पल है, अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, और ये अर्थ को भी एप्पल अपनी तरफ खींच रहा है विद ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। अगर आप अर्थ और एप्पल को एक सिस्टम मानो, क्या मानो बच्चे, सिस्टम मानो, तो आप ये बोलोगे कि सर जो Fg है वो बेसिकली इंटरनल फोर्स है। कैसा फोर्स है, इंटरनल, आपस में लग रहा है, सिस्टम के अंदर लग रहा है, एक दूसरे पे लगा रहा है, इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक एप्पल को सिस्टम मानो कि सर मेरा तो सिस्टम ही यही है, उस केस में जो Fg है वो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। Fg कैसा, वो एक्सटर्नल फोर्स है उस केस में, ठीक। अब एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक मास मेरे पास m1 है और दूसरा मास मेरे पास m2 है, ठीक है। मैंने बोला कि ये मास इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको कितने से खींच रहा है सर, gm1m2/d², d हो गया इनके बीच की दूरी, और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है कितने फोर्स से, gm1m2/d²। पहले वाले मास का जो एक्सेलरेशन है वो मेरा है gm2/m1 से तुम डिवाइड करोगे, जैसे तुम m1 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा gm2/d², और दूसरे वाले मास का जो एक्सेलरेशन है वो है gm1/d², दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है। अच्छा, इसको मैं एक सिस्टम मानता हूं, क्या मानता हूं, इसको मैं एक सिस्टम मानता हूं। अगर मैंने इसको एक सिस्टम माना तो जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा सर, m1a1, तो जब आपने m1 को a1 से मल्टीप्लाई किया और ये निगेटिव है -m2a2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिराइव हुआ है, पता है वो कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन ये कहता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इंटरनल फोर्सेस की वजह से 0 होता है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। आपने इसको जब सिस्टम माना तो ये दोनों इंटरनल फोर्सेस थे, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 ड्यू टू इंटरनल, 0 है इंटरनल फोर्स की वजह से। इसका एक्सेलरेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना लगा दे। इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बेसिकली F एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास होता है। जितना भी मास प्रेजेंट हो, F एक्सटर्नल, बाहर से जो फोर्स लगा रहा हूं, मान लो मैंने बाहर से यहां पे F लगा दिया, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो F अपॉन m1 + m2 होगा सेंटर ऑफ मास का। इंटरनल फोर्स एक्सेलरेशन काउंट ही नहीं करता। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझना गौर से, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है। चलो अच्छी बात, तो इससे क्या हो गया। अच्छा एक बात बताओ, दो बॉडी है तुम्हारे पास दो बॉडी है। पहला बॉडी क्या है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसके ऊपर फोर्स 0 है। मैंने बोला कि भाई इसके ऊपर F भी 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो मेरा तुमसे एक सवाल है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी सर, कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो, कोई फोर्स भी नहीं लगा रहे हो, पहले से रेस्ट पे पड़ा हुआ है, वेलोसिटी चेंज क्यों होगी सर, बाद में भी ये रेस्ट पे रहेगा। दूसरा, एक बॉल था जो इनिशियल वेलोसिटी v = v0 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, इसके ऊपर भी फोर्स 0 है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन भी 0 है। सवाल ये है क्या ये वेलोसिटी चेंज होगी या यही रहेगी। तो बच्चा ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी विल रिमेन v0 ही रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, v0 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा मतलब सिंपल सी बात है, अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अब जब तुम इंडिविजुअल मासेस के बारे में सोच रहे हो, सेम चीज तुम सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचो कि अगर कंडीशन ऐसा हो कि भाई F एक्सटर्नल 0 हो तो आप बोलोगे कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। यहां पे दो पॉसिबिलिटी आती है बच्चा, दो पॉसिबिलिटी आती है। पहली पॉसिबिलिटी में आप ये बोलते हो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। अगर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो COM विल बी एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, वो जहां था वहीं पे बैठा हुआ रहेगा। इंडिविजुअल मासेस मूव करेंगे, जैसे कि यहां पे m1 मूव करेगा, m2 मूव करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूव करेगा, लेकिन इनका मूवमेंट ऐसा होगा कि सेंटर ऑफ मास को अपने उसी पोजीशन पे रखे, वैसे रहेगा।
फर्स्ट वाले केस में जब मेरा इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का 0 है तो फाइनल वेलोसिटी को भी 0 होना पड़ेगा, मजबूरी है, हम नहीं कुछ कर सकते। एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन 0 तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को सेम रहना पड़ेगा, तो उसकी मजबूरी है यहां पे रहने की। बट दोनों मासेस की कोई मजबूरी नहीं है, इसके ऊपर फोर्स लगा, इसके ऊपर फोर्स लगा, ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, बट दोनों का भागना ऐसा होगा कि सेंटर ऑफ मास को हिलने भी नहीं देगा। ये जितना आया उसी रेशियो में ये भी आएगा, ताकि सेंटर ऑफ मास का जब तुम पॉइंट निकालो तो वो पॉइंट वहीं पे आए। ये पहला केस हुआ। दूसरे केस में क्या है कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी v0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि सेंटर ऑफ मास विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v0। सेंटर ऑफ मास मूव तो करेगा, पक्की बात है मूव करेगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से मूव करेगा। ये है रीजन। अब ये दोनों केस अगर आपको समझ में आ गया, भरोसा मानो मेरा सेंटर ऑफ मास तुम्हें समझ में आ गया। अगर नहीं आया एक बार बैक स्टेप जाके रिपीट कर लेना वीडियो को, लेकिन भरोसा मानो अगर तुम्हें ये दोनों चीजें आ गई, सेंटर ऑफ मास तुम्हें आ गया, ये अंडरस्टैंड करना ही बहुत बड़ी बात है कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता है। और अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन 0 है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वेलोसिटी पहले 0 थी तो बाद में भी 0 होगी, अगर वेलोसिटी पहले कुछ थी तो बाद में वही रहेगी, वो बदलेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इंपॉर्टेंट है जरा इस पे प्रकाश डालूं, मैं समझाता हूं। अपन पहले वाला केस लेते हैं, फर्स्ट वाला केस लेते हैं, ठीक है। अपन फर्स्ट वाला केस लेते हैं और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर होता क्या है। फर्स्ट वाला केस लेते हैं, केस 1 जहां पे इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है, और एफ एक्सटर्नल 0 है तो ACOM क्या है, ये भी 0 है। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बड़ा सा बनाया, एक पे m1 मास बैठाया और एक जगह हमने m2 मास बैठाया, ठीक है। इनके बीच की दूरी को बोल देते हैं कि भाई इनके बीच की दूरी है d। अब तुमने बोला कि सर इसका जो कोऑर्डिनेट है ये 0,0 है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, और सर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो d,0 है। तो जल्दी से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया m1 × 0 + m2 × d डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, m2d डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया, ये है मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये मेरा सेंटर ऑफ मास। कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 है, तो पक्की बात है सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन से हिलेगा भी नहीं, XCOM अपने पोजीशन से हिलेगा भी नहीं, जो आया है वो वहीं पे रहेगा। लेकिन इसको कोई रोक सकता है क्या, ये तुरंत में भागता भागता थोड़ा आगे आ गया और ये भी थोड़ा सा यहां पे आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है अट्रैक्शन की वजह से ये यहां पे आ गया और ये यहां पे आ गया। सपोज करो ये x1 मूव कर गया और सपोज करो ये x2 मूव कर गया ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो अब x1 मूव करने के बाद इसका जो नया वाला कोऑर्डिनेट है वो है x1, 0, इसका जो नया वाला कोऑर्डिनेट है वो है d - x2, 0। नया वाला कोऑर्डिनेट d - x2 ये इसका नया वाला कोऑर्डिनेट है। तो नया वाला जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ रहा है, नया वाला वो आ रहा है m1 × x1, ठीक है, प्लस m2 × d - x2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये सेंटर ऑफ मास का नया वाला कोऑर्डिनेट है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो पता क्या है, इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिला ही नहीं। इवन ये दोनों मूव कर गए लेकिन सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अभी भी वही का वही मेंटेन है। रीजन क्या है, रीजन ऊपर में लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है, बात खत्म हो गई। तो जहां पे था वहीं पे, यानी कि सर ये दोनों बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों बराबर होगा। जैसे आप दोनों को बराबर करोगे m2d डिवाइडेड बाय m1 + m2 इज इक्वल्स टू m1x1 + m2d - x2 अपॉन m1 + m2। ये क्या, देखो यहां पे m2d कट गया और जैसे ये कटेगा ये आ जाएगा m1x1 - m2x2 = 0। देखो ये आ गया, कैलकुलेशन करो, याद है। इसको मैं पता है कैसे लिख रहा हूं, इसको लिखने का एक तरीका है, कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं m1 डेल्टा x1 नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 प्लस m2 डेल्टा x2 नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 = 0। कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं सर, लेकिन यहां पे तो -x2 था, तो डेल्टा x2 की वैल्यू हमारे सवाल के लिए -x2 है, डेल्टा x1 की वैल्यू हमारे सवाल के लिए x1 है। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल मासेस विद साइन, डेल्टा x1 डेल्टा x2 क्या है, डेल्टा x1 डेल्टा x2 क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल मासेस विद साइन, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल मासेस विद साइन, यही है, ठीक है, यही है, सिंपल। डेल्टा x1 भी अपने को पता है और डेल्टा x2 भी अपने को पता है, सिंपल है बिल्कुल, मतलब इसमें कोई लोचा ही नहीं है, चक्कर ही नहीं है, सिंपल है, डेल्टा x1 डेल्टा x2 होगा। अब सर ये जो फार्मूला बच्चा यहां निकाले ना, इसी फार्मूले को बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, इसी फार्मूले को बोलते हैं। लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये फार्मूला कब आपको अप्लाई करना है और कब आपको अप्लाई नहीं करना है। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन में बताऊंगा, चिंता मत करो, एप्लीकेशन में बताऊंगा। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो कंडीशन है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर 0 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंडीशन नहीं भी रहेगी तो आप इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। सर एक दो एप्लीकेशन बेस्ड बता दो तो मजा आ जाए, एक दो क्या, तुम 3-4 पकड़ो, तुम 3-4 एप्लीकेशन देखो। सबसे पहला एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, कई बार तुमने देखा होगा, एक लंबा सा प्लैंक है, कितने केजी का, 60 केजी का और 10 मीटर का, और एक बंदा है जो कि 100 केजी का। सवाल ये पूछा, व्हेन दिस मैन मूव टू अदर साइड फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक का नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है अगर इस कोने से इस कोने पहुंच जाता है, और सवाल में दिया हुआ है कि प्लैंक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। अब मेरे को सवाल मिला, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, सिस्टम को डिसाइड करना है।
कई लोग सिस्टम डिसाइड नहीं कर पाते, तो कैसे सही कर पाएंगे? सिस्टम डिसाइड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं अगर इस आदमी को और इस प्लैंक को एक सिस्टम मानूं, इस आदमी को इस प्लैंक को एक सिस्टम मानूं, तो इनके जूतों के बीच में लग रहा फ्रिक्शन फोर्स, भाई आदमी आगे जाएगा तो प्लैंक को पीछे धक्का देगा, तो इनके जूतों के बीच में लग रहा फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल फोर्स होगा। पहली चीज। चलो, सिस्टम के ऊपर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। वाई में एमजी लग रहा है, वाई में एमजी लग रहा है, नॉर्मल भी है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। ठीक है, पहला कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन, इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों खड़े हैं, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या है? जीरो है। तो हमें दो कंडीशन मिल गया कि सर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, एफ एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में भी जीरो है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि सर आप आंख बंद करके m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू जीरो लगा सकते हैं, लेकिन कई लोगों को ये लगाने में प्रॉब्लम आती है। सर लगाए कैसे? समझना, कैसे लगाऊंगा देखना, तब तुम्हें पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मैं कैसे लगा रहा हूं जरा देखो। सबसे पहले सिचुएशन कुछ ऐसा था, ये बंदा यहां पे था, ठीक है, ये बंदा यहां पे था, ये बंदा यहां पे था, प्लैंक यहां पे था। जब ये बंदा दूसरे कोने पे पहुंचा, जब ये बंदा दूसरे कोने पे पहुंचा, ये ऐसा कुछ सिचुएशन बन गया। मान लेते हैं प्लैंक पीछे x चला गया, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं प्लैंक पीछे x चला गया। ये सिचुएशन अब हो गई, अपने को इस x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा हाँ, एक चीज और, प्लैंक की लंबाई 10 मीटर दी हुई है, ध्यान रखना, प्लैंक की लंबाई 10 मीटर दी हुई है। लगाने का तरीका क्या है देखना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार में समझ में आना चाहिए, एक बार में भी। मैंने बोला अगर ये प्लैंक रुका हुआ होता, अगर ये प्लैंक रुका हुआ होता तो इस कोने से इस कोने जाने में 10 मीटर ट्रैवल करना पड़ता। यस और नो? अगर प्लैंक रुका हुआ होता तो इस कोने से इस कोने जाने में 10 मीटर ट्रैवल करना पड़ता, लेकिन ये 10 मीटर आगे गया और प्लैंक के साथ पीछे x खिसक गया। प्लैंक रुका हुआ नहीं है बेचारा, 10 मीटर आगे गया और प्लैंक के साथ पीछे x खिसक गया, तो ओवरऑल ये बंदा पॉजिटिव में कितना डिस्प्लेस किया? ओवरऑल ये बंदा पॉजिटिव में कितना डिस्प्लेस किया? तो ओवरऑल इस बंदे ने पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 माइनस x डिस्प्लेस किया, तो प्लस के साथ लिख दिया मास 10 आगे x पीछे, तो 10 माइनस x ओवरऑल पॉजिटिव। प्लैंक की बात करते हैं, प्लैंक ओवरऑल कितना डिस्प्लेस किया? तब जब ये बंदा यहां पे पहुंचा तो प्लैंक पीछे x डिस्प्लेस किया, तो माइनस प्लैंक का मास इनटू x, नेगेटिव क्यों? क्योंकि वो पीछे गया है, इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे आप यहां पे करोगे 1000 माइनस 100x माइनस 60x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1000 अपॉन 160। ठीक है, जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 25/4 मीटर। तो अगर तुमसे पूछा कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में 25/4 है। बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है? बंदे का डिस्प्लेसमेंट 10 माइनस 25/4 है। किस डायरेक्शन में? चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये कितना? 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग, और 10 आगे 6 पॉइंट समथिंग पीछे, तो बंदे का डिस्प्लेसमेंट 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आई बात समझ में कैसे करना है? चलो इसी के ऊपर एक दूसरा सवाल देखो, एग्जांपल नंबर। सर मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी रहे कि एक तरफ है शाहरुख खान 80 किलो का, और एक तरफ है काजोल हल्की फुल्की सी 40 किलो की। 10 मीटर का प्लैंक है 50 केजी का, और दोनों चलना स्टार्ट किए। 10 मीटर का प्लैंक है 50 केजी का, और दोनों चलना स्टार्ट किए। व्हेन दे मीट इन द मिडल, जब दोनों बीच में मिलते हैं, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, प्लैंक का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बताइए। ये सवाल है। अब एक बात करो, सपोज करो भाई सिचुएशन सेम दिया हुआ है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सिचुएशन में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, सिचुएशन में हमने कोई चेंजेस नहीं किए। तरीका क्या सवाल को करने का? तरीका क्या सवाल को करने का? सबसे पहले शाहरुख खान बीच में पहुंचेगा, काजोल भी बीच में पहुंचेगी, तो प्लैंक कुछ ना कुछ x पीछे की तरफ डिस्प्लेस होगा। हमें नहीं पता कितना डिस्प्लेस हुआ, हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं। मैंने क्या बोला, अगर ये प्लैंक रुका होता, भाई प्लैंक को बिल्कुल ठोक दिया है हील से, प्लैंक रुका हुआ है, तो शाहरुख खान पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर जाता। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि प्लैंक रुका रहे? ऐसी बात कर रहे हो सर, प्लैंक पीछे x जाएगा, तो जब शाहरुख 5 आगे गया तो प्लैंक पीछे x गया, तो ओवरऑल शाहरुख खान कितना आगे गया? ओवरऑल शाहरुख खान गया m1 5 माइनस x पॉजिटिव में, 5 आगे x पीछे। काजोल की बात करते हैं, अगर ये प्लैंक रुका होता तो काजोल कितना आगे आती? सर काजोल 5 मीटर इधर जाती, लेकिन जब काजोल 5 मीटर यहां आई, प्लैंक x और चला गया, तो ओवरऑल ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब प्लैंक की बात करते हैं, सर आपने प्लस क्यों लिखा? तुमने पूछा ही नहीं। काजोल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो साइन के साथ लिखना है हर चीजों को। सर प्लैंक की बात कर लेते हैं, प्लैंक हमने एज्यूम किया है पीछे x गया है, तो प्लैंक के लिए माइनस 50x इक्वल टू 0। कितने भी मासेस रहेंगे कर लोगे, यू विल गेट द रिजल्ट। बहुत सिंपल, तुच्चा मैथमेटिक्स, तुच्चा और लुच्चा, दो वर्ड होता है, एक होता है तुच्चा, एक होता है लुच्चा। सिंपल मैथमेटिक्स, आराम से कर लोगे, कोई लोड नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भी कर लेगा। ठीक है, और सवाल देखो, चलो इसके ऊपर और भी सवाल देखो। एक ये सवाल पूछता है, भाई बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये m है, ये m है, और इसका जो बेस की लंबाई है ये l है। व्हेन स्मॉल m रीचेस बॉटम, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताएं जब ये स्मॉल m बॉटम रीच करेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला है, सवाल करने से पहले थोड़ा सा सोचो। मुझे एक बात बताओ, क्या y डायरेक्शन में फोर्स एक्सटर्नल नहीं है? क्या y डायरेक्शन में इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है? क्या है? y डायरेक्शन में mg लग रहा है, जो एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो क्या मेरे लिए m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 लगाना फिजिबल है? नहीं, हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर तुम x के बारे में सोचो, तो इन दोनों के आपस में नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, और x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, दोनों का आपस का नॉर्मल इंटरनल फोर्स है, यानी कि x डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रेजेंट है। x डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर x डायरेक्शन में प्रेजेंट नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम की 0 है, सेंटर ऑफ मास की 0 है,
तो सिर्फ x के लिए, y के लिए नहीं, x के लिए आप लगा सकते हो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। या सिर्फ x के लिए लगा सकते हो, y नहीं लगा सकते। तो कंडीशन देखो तब आएगा समझ में। अब सोचो कि अगर ये प्लैंक रुका होता, अगर ये प्लैंक रुका होता तो ये कितना आगे जाता, अगर ये प्लैंक रुका होता तो ये कितना नीचे जाता, सर ये l लेंथ आगे जाता। अगर ये प्लैंक रुका होता तो ये स्मॉल m l लेंथ x में जाता। बट तुम्हें लगता है कि इंक्लाइन प्लेन रुका हुआ रहेगा, x पीछे जाएगा। अगर ये x पीछे गया, ये l आगे गया, तो ओवरऑल कितना गया, इतना पॉजिटिव में गया। इंक्लाइंड प्लेन पीछे कितना गया, x गया। सॉल्व करोगे आंसर आएगा। ये करना है आपने, ये करना है, आ जाएगा ना x की वैल्यू। ऐसे सवाल है, पहचानो सवाल को देखकर पहचानो। एक एक लाइन का सवाल होगा, एक एक लाइन का सवाल होगा, देखकर पहचानो ये सवाल। अच्छा ये तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का सवाल है, देखकर आना चाहिए। और ये तो बहुत सिंपल है, यूं कर लेंगे तुम लोग। और भी देखना चाहते हो चलो एक सवाल मैं तुम्हें घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा है, देखते कितने लोग कर पाते हैं। ऐसे करके ये कुछ प्लैंक प्लैंक है समथिंग, और हर केस में फ्लोर फ्रिक्शनलेस है, सब कुछ स्मूथ है। स्मूथ क्यों है कि अगर पिक्चर में फ्रिक्शन हो जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा सिस्टम के ऊपर, जो हम चाहते नहीं। इसलिए सवाल में मैंने म्यू 0 दिया है। मैंने बोला ऐसा है कि भाई इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है, ठीक है, और ये छोटा सा ब्लॉक है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और फिलहाल ये बिल्कुल यहां पे टॉप पे, ठीक। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इफ स्फीयर रीचेस बॉटम। अगर ये बॉल यहां पर पहुंच जाएगा, जब ये बॉल यहां से यहां पर पहुंच जाएगा तो इस प्लैंक का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट मिस्टेक करेंगे, इसलिए मैंने सवाल जानबूझ के दिया। मुझे पता है कि वो तुम एक छोटा सा पॉइंट है वो तुम मिस करने वाले हो। देखते कौन इस पॉइंट को ध्यान में रखकर सवाल करता है। बाकी मुझे लगता है कि ओवरऑल मैंने अपनी बात को क्लियर कर दिया कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओवरऑल मैंने अपनी बातों को तुम्हारे सामने रख दिया क्या होता है। तो हमने कहां से शुरू की थी, हमने शुरुआत की थी यहां से कि इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन रहेगा तो ये आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये कंडीशन होना चाहिए, चाहे वो x में हो तो x में अप्लाई करना, y में वो कंडीशन हो तो y में अप्लाई करना, जहां भी वो कंडीशन आप अप्लाई कर सकते, ठीक है। चलो ये हो गई बात। अब इसी कंडीशन को मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाह रहा हूं, समझना एक स्टेप और आगे, एक लेवल और आगे। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है इस केस? सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इनिशियल भी और फाइनल भी। समय बीत जाएगा लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, क्योंकि इनिशियल 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो फाइनल भी 0 होगा। लेकिन इस m1 के पास कुछ वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो सर, इस पे फोर्स लग रहा है m1 के ऊपर, इसके पास तो वेलोसिटी आएगा ना v1। अच्छा इसकी वेलोसिटी आएगी कि नहीं? सर इसके पास भी आएगा ना v2, दोनों के पास वेलोसिटी आएगा सर। लेकिन सेंटर ऑफ मास की जब वेलोसिटी की बात करोगे वो 0 आ जाएगा। तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, चलो एक नया दिमाग लगाते, एक नया सिस्टम पढ़ते हैं, नया उसी का पार्ट 2 पढ़ते हैं, केस 1 का पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या दिया कि भाई ये मेरा m1 है और ये मेरा m2 है, ये पहले रेस्ट पे था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और ये भी रेस्ट पे था, दोनों रेस्ट पे था, आपस में दोनों के अट्रैक्शन हुआ। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूं, इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई v1 ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन, और इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई v2। सर v2 पीछे की तरफ होगा ना, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में इतना मत सोचो कि पीछे की तरफ होगा। मान ले दो मैग्नेट रख दिया हो तो इसका नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ हो तो, और इस नॉर्थ वाला आगे धक्का दे रहा हो तो ये भागेगा, ठीक है, ऐसा ही दोनों इधर नहीं करना तो इसको इधर भी ले सकते हो, कोई फर्क, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पीछे भी ले सकते हो, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। अच्छा ये वेलोसिटी क्यों आई, ये v1 v2 क्यों आया? ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। इस म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये v1 v2 आया, वरना क्यों आता? लेकिन एक बात तो पक्का है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात करोगे सर ये तो 0 होगा। यहां पे अगर आप बात करोगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की, सर ये तो 0 होगा, एक बात तो पक्का है, कुछ भी कर लो ये 0 होगा, ये श्योर है, ये श्योर है। अच्छा ठीक है, ये श्योर हो गया, ये 0 होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझना गौर से, मैं क्या बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ये v1 है ये v2 है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को m1 v1 प्लस m2 v2 लिखा जा सकता है फाइनली 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 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन सर आपने जैसा बोला कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी तो 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर को 0 होना पड़ेगा। सही बात है। ये क्या लिखा हुआ है, ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। दोनों को बराबर क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ये क्या है, ये है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या है, एक सिस्टम के ऊपर अगर F एक्सटर्नल नहीं लग रहा होता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले 0 थी तो बाद में भी 0 होगी, तो बाद वाली वेलोसिटी को भी हमने 0 के बराबर कर दिया। म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से इसका चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास का चेंज नहीं हुआ। तो ये कंडीशन आ गया। सर मान लो, ठीक है, ये कौन सा केस था, देखना गौर से देखना, ये वाला केस तुमने देखा था, ये वाला, इसमें दो पॉसिबिलिटी आया। इस वाले केस 1 में दो पॉसिबिलिटी आया। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि सर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। ये बड़े आराम से लगा सकते हो क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है। दूसरा पॉसिबिलिटी आया कि m1 v1 प्लस m2 v2 को 0 के बराबर कर सकते हो क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे। यहां का बताओ, इस वाले बताओ कि सर मान लो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी हो, मान लो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी हो। इस केस को मैं अच्छे से समझा रहा हूं, गौर से देखना इस केस को। यहां हमने ये दोनों बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली। इस केस को गौर से देखना, गौर से देखना, तुम्हें सब आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा। कि सपोज करो केस 2 की बात करें कि सर ऐसा है कि हमारे पास दो बॉल है, एक m1 है और एक m2 है। सर एक बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी u2 है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं इंटरनल फोर्स F की मदद से। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूं, थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं m1 की वेलोसिटी बढ़ के हो गई v1 अट्रैक्शन की वजह से, और इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई, घट के हो गई v2। ये हो गई।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस केस में भी एफ एक्सटर्नल जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली है कितना, m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब दोनों को बराबर करोगे बेस कटेगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। क्या लिखा हुआ है, ये इनिशियल मोमेंटम है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, फाइनल मोमेंटम। ये क्या है, ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बचपन से लेकर आज तक यही पढ़ते आ रहे हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस लग रहे हो। भाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो ये इक्वेशन आता कहां से, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को बराबर करने के बाद आता है। तो हमारा जो दूसरा वाला केस है, हमारा जो ये वाला केस है दूसरा वाला, ये केस, इस केस में सिर्फ एक इक्वेशन ट्रू है, इस केस में सिर्फ एक इक्वेशन ट्रू है, वो क्या है, आपको इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर करना है बस। लेकिन पहले वाले केस में दो इक्वेशन ट्रू है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो दोनों जगह ट्रू होगा ना यार, दोनों जगह ट्रू क्यों होगा मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि भाई दोनों जगह एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वो अलग बात है कि पहले केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी। सर एक एग्जांपल दे दो दोनों केस का, दोनों केस को अप्लाई कैसे करना है उसका एक एग्जांपल दे दो। चलो मैं दोनों केस का एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देखो, तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये करना है क्या। दो एग्जांपल, पहले वाले पार्ट का, ठीक है, एक बंदूक है, बंदूक है, इसके अंदर में एक गोली है, गोली 10 ग्राम की है, बंदूक 10 केजी का है। इसने बोला बुलेट कम्स आउट फ्रॉम गन विथ वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड रिक्वाइल स्पीड ऑफ गन, गन का रिक्वाइल स्पीड बताओ, पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखो, एक गोला है, एक दूसरा गोला है, ये 2 केजी का गोला, ये 1 केजी का गोला, ये मस्त आ रहा है कितना ले 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये मस्त जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ कंबाइंड मास, ऑफ कंबाइंड मास। अब देखना ये 2 सवाल है आपके सामने, दोनों सवाल एक पहली कैटेगरी से। अब बंदूक में जब तक गोली है तो बंदूक भी रेस्ट पे है, गोली भी रेस्ट पे है, तो पहले वाले केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा जीरो है, रेस्ट पे। बट दूसरे वाले केस में ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉन जीरो है। लेकिन अगर आपने बंदूक और इस गोली को एक सिस्टम माना तो पहले वाले केस में भी एफ एक्सटर्नल जीरो है, और अगर आपने इसको एक सिस्टम माना तो टकराएंगे, आपस में फोर्स लगेगा एक्स में, लेकिन वो इंटरनल फोर्स है। यहां भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यहां भी जीरो है, दोनों दो पॉसिबिलिटी का सवाल। अब पहले की बात करते हैं, हमें नहीं पता सर गोली निकलने के बाद बंदूक कैसे भागेगा। मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं बंदूक पीछे की तरफ रिक्वाइल किया, एज्यूम करते हैं बंदूक पीछे की तरफ v वेलोसिटी से भागा और गोली जो है चिरती हुई आगे की तरफ 500 मीटर पर सेकंड से निकला। इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम है जीरो। फाइनली गोली के मोमेंटम की बात की जाए तो 10 ग्राम का बुलेट है, कितना है भाई बुलेट, 10 ग्राम का बुलेट है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब बंदूक की बात है, बंदूक की वेलोसिटी को मैंने पीछे की तरफ माना है तो -10v कर देंगे, ठीक है। यहां से आप 10 टू द पावर -3 है तो ये काट लेना, 5 आ जाएगा, तो 10v की वैल्यू 5 आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिक्वाइल आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड, यानी कि बंदूक पीछे की तरफ हाफ मीटर पर सेकंड से रिक्वाइल करेगा। अभी सवाल की बात करते हैं, क्या होगा सर, दोनों टकराएंगे और दोनों टकराने के बाद फाइनली दोनों चिपक जाएंगे। अगर दोनों चिपक जाएंगे तो हमारे पास कुल 3 केजी का एक मास हो जाएगा, और 3 केजी का मास एक कॉमन वेलोसिटी v से जा रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। इनिशियल सिस्टम का जो मोमेंटम है सर वो 6 × 2 है प्लस 1 × 3 है, ये सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है। और फाइनल मोमेंटम की बात की जाए तो 2 + 1 × v के बराबर है। जैसे आप वेलोसिटी निकालोगे 12 + 3 15, 15/3 यानी कि आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो आई बात में ये आ जाएगा। अब हमारे पास तो दोनों टाइप के सवाल थे, फर्स्ट कैटेगरी का भी सवाल था दो, तो सवाल तो बहुत आसान होंगे, सवाल बहुत आसान होंगे, बट आपको पहचानना पड़ेगा कि कहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है, कहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन हम नहीं लगा सकते। क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन एक ऐसी चीज होती है जो है तो बहुत सिंपल, बट कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जहां पे ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे अच्छा या मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा था क्या, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं चला यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है। वो वाली बात आपके सामने 2 टाइप के सवाल है। जब आप ये किसका था, ये एग्जांपल कोलिजन के ऊपर था, एग्जांपल बात बेस्ड ऑन कोलिजन, तो कुछ सवाल कोलिजन के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सवाल होंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि सवाल में लगाना क्या है। अब एक बात बताओ, ये वाला कंसेप्ट आप मेरे से जिद कर रहे थे कि सर आप ये कंसेप्ट तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ाना चाहिए था, ऐसा आप लोग बोल रहे थे। अब आप मुझे बताओ क्या सच में ये कंसेप्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, तो मुझे सिस्टम भी बताना पड़ता, सिस्टम बनाने के बाद सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना पड़ता, फिर ये बताना पड़ता कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसीलिए हमने मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन डिराइव किया। तो एनएलएम में ये चीज कैसे पॉसिबल होता कि मैं ये चीज एनएलएम में पढ़ाता, ये बताओ मुझे पता है किस चीज को कहां पे पढ़ाना है। हो सकता है पहले आप लोग मोमेंटम कंजर्वेशन याद कर लेते होंगे कि बस इस तरीके के सवालों में ऐसे 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 कर लेना है, आंसर आ जाएगा बिना कंडीशन देखे, बिना कुछ देखे, अरे सर इस टाइप का सवाल तो हमने बुक में सॉल्व किया ही था, बस उसी टाइप का मेरे को सवाल मिला तो मैंने वैसे सॉल्व कर लिया। बट हमें कुछ नहीं पता कि ये कहां से आया, कैसे आया, क्या कंसेप्ट का। आप ऐसे करते होगे, याद रखना फिजिक्स में सवालों की कोई कमी, इनफाइनाइट सवाल बनाए जा सकते हैं सिंगल कंसेप्ट से, थोड़ा सा भी चेंज कर देगा कंसेप्ट में फैल जाओगे, वहीं फैल जाओगे सीधा, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन। अपन कुछ और सवाल करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो जो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर 1-2 सवाल देखे, कुछ और सवाल भी करते हैं अपन, ऑब्वियसली कुछ और सवाल भी करेंगे। तो यार बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल होते हैं बहुत आसान होते हैं, लिटरली बता रहा हूं बहुत आसान होते हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हो। जो आपके पीवाईक्यूज में कई बार पूछे गए ना, वो मोमेंटम कंजर्वेशन का सबसे अच्छा कंसेप्ट यूज करता है, एक्सप्लोजन।
जो आपके पीवाईक्यूज में बेसिकली जो सवाल है वो एक्सप्लोजन वाले सवाल, ठीक है। तो चलो कोलिजन से पहले एक्सप्लोजन निपटा लेते हैं, फिर अपन कोलिजन वाले सवाल देख लेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लोजन की बात करते हैं। डबल एस होता है, एस होता है, अच्छा ऐसी सही मेरी भावना है, तुम समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। एक्सप्लोजन, धमाका, बम धमाका। अब धमाका में क्या होता है पहले मैं समझाता हूं कि आखिर धमाका में होता क्या है। जैसे मान लो ये एक मास है, बड़ा सा मास है, इसको कैपिटल एम लो, कैपिटल एम लो, और यूं मानो कि ये मास टूट गया, बिखर गया, तीन पार्ट में टूट गया। एक पार्ट ऐसे भागा छोटा सा, एक पार्ट ऐसे भागा M2 और एक पार्ट ऐसे भागा M2, तीन पार्ट में टूट गया। मान लेते मानने में क्या जाता है, ये पार्ट इधर की तरफ भाग रहा है, ये पार्ट इधर की तरफ भाग रहा है और ये पार्ट इधर की तरफ भाग रहा है। अब सवाल क्या है, हमें क्या दिया रहेगा, हमें कोई भी दो वेलोसिटी देके तीसरा पूछ देगा। तो पहली बात आप ये बताओ यहां मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है कि नहीं। देखो बच्चा ऐसा है कि जब ये टूट रहा होता है, जैसे कि पिछले सवाल में आपने क्या किया था, पिछले सवाल में आपने किया था कि सर दोनों जुड़ गया, तो जब जुड़ने वाला है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उस फोर्स को आपने इंटरनल कंसीडर कर लिया इस सिस्टम के लिए कि सर आपस में फोर्स लग रहा है ना। अब तुम सोचो एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, भाई ये दोनों टकरा के चिपक रहे, एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, उस वीडियो को रिवर्स में प्ले कर दिया, तो रिवर्स में जब उस वीडियो को प्ले करूंगा तो कैसा लगेगा कि दो ब्लॉक एक दूसरे से टूट के दूर जा रहे हैं। तो जब टूट रहा है उस वक्त भी टूटने में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं टूटता, इंटरनल फोर्स की वजह से वो टूट रहा है। तो बम धमाके में क्या हो रहा है, ये बड़ा वाला एम इंटरनली फोर्सेस की वजह से ब्रेक कर रहा है, दो से ज्यादा पार्टियां ब्रेक कर दिया, टूट गया। अब इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v3 मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया कुछ एंगल भी दिया गया कि सपोज करो ये एंगल थीटा है और ये एंगल मेरा पाई दिया हुआ, ऐसे ही मान लें, मैं तो ऐसे केस लेगा। अब ये सब टूट गया, ठीक है, आगे टूट गया। तो अगर ये टूट गया तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रहा है, कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, v1 cos थीटा और ये है v1 sin थीटा। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, v3 cos phi और ये है v3 sin phi। तो क्या करना है, एक्सप्लोजन हो रहा है, आपको पता है कि सर किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके टूटने में। तो सबसे पहले मैं एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा। तो पहले जो बड़ा वाला गोला था इसका एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 था, बड़े वाले गोले का एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 था, क्योंकि मूव नहीं कर रखा हुआ था, बम रखा हुआ था। जब टूटा तो इसके एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम दो लोग कैरी कर रहा है, एक ये कैरी कर रहा है, एक ये कैरी कर रहा है। उसके लिए क्या लिखोगे, m1 v1 cos phi प्लस m2 v2, इसका तो सिर्फ x नहीं है ना, प्लस m3 v3 cos phi। इक्वेशन हो गया तैयार, कोई ना कोई वैल्यू देगा, बाकी निकालने पूछते। और देखो सर y में, अब y की बात करोगे, y डायरेक्शन की बात करोगे, y डायरेक्शन में भी किसी तरह का कोई, y डायरेक्शन में भी किसी तरीके का कोई वो नहीं हो रहा है। इनिशियल मोमेंटम क्या y में 0 है, अब y में भी इनिशियल मोमेंटम 0 है, y में भी इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनली क्या होने वाला है y में, भाई फाइनल मोमेंटम क्या होने वाला है, सर उसके पास है m1 v1 sin थीटा और इसके पास है माइनस m3 v3 sin phi। ये बस हो गया, x का मोमेंटम कंजर्वेशन अलग किया, y का मोमेंटम कंजर्वेशन अलग किया और अपना आंसर आ गया। बस यही तो करना है, और क्या करना है बताओ। अब इस सवाल को कई तरीके से फ्रेम करता है वो तुम सवाल बनाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि इन सवालों को कई तरीके से फ्रेम किया जाता है, जो मैं कल के प्रैक्टिस सेशन में लूंगा सवाल, ठीक है। कई तरीके से फ्रेम करते हैं, कैसे, वो इनमें से किसी एक का वेलोसिटी वेक्टर लिख के दे देंगे, वो बोल देंगे जो m मास था वो 3 रेशियो में टूट गया, 1:2:3 में, पहले वाले की वेलोसिटी कितनी है, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की कितनी होगी। तो you just have to do nothing, simply मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, आंसर आना ही आना है, नहीं का तो सवाल ही पैदा होता है। आई बात समझ, नहीं का तो सवाल ही पैदा होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे आंसर आएगा ही आएगा। तो चलो इसी कंसेप्ट के ऊपर यही सवाल को मैं थोड़ा डेटा के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एक डेटा वाला सवाल ले लेते हैं ताकि तुम्हें लग जाए कि हाँ यार सर चलो एक सवाल तो आपने करवाया, ठीक है। चलो एक सवाल लेते हैं, ऐसे सवाल लेते हैं कि अ मास कैपिटल M एक्सप्लोड इन 3 मासेस इन रेशियो, 3 मासेस में एक्सप्लोड किया है, जिन 3 मासेस का जो रेशियो है वो क्या है 1:2:3, ये उन मासेस का रेशियो है 1:2:3, ये मासेस का रेशियो। इफ वेलोसिटी ऑफ m1 जो पहला मास है, ठीक है, ये m1 m2 m3 का रेशियो, जो पहला मास है उसकी वेलोसिटी है 2i मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ m2 इज i + j मीटर पर सेकंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ m3। ऐसे करके मान लो मैंने एक सवाल फ्रेम कर दिया। अब ये मास m एक्सप्लोड कर रहा है तो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि ये रेस्ट में रखा हुआ था। अब अगर ये रेस्ट में रखा हुआ था तो हमें पता है कि अगर x डायरेक्शन की बात की जाए, तो पहला वाला जो मास है उसका x डायरेक्शन मोमेंटम कितना है 0, x डायरेक्शन मोमेंटम कितना है 0, कैपिटल M का कोई मूवमेंट नहीं था। अब सर ये 1:2:3 है, इसको कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, 1:2:3 को ऐसे लिख दो कि पहले वाले m1 का मास को m मान लो, दूसरे वाले m2 के मास को 2m मान लो और तीसरे वाले m3 के मास को 3m मान लो, क्योंकि m 2m 3m m ऐसे भी कटने वाला है, कॉमन लोगे m ऐसे भी कटेगा, तो फर्क नहीं पैदा, कोई फर्क नहीं पैदा, क्योंकि इधर 0 है इधर 0 है, तो वैसे भी वो कटने वाला है। मैं दोनों तरीका बता दूंगा कि ये नहीं करना चाहते तो और क्या कर सकते हो। तो पहले वाले का देखो, m1 का मास m है, x में वेलोसिटी 2 है 2i कैप, m2 का मास 2m है और x में वेलोसिटी i कैप है, और m3 के बारे में नहीं पता, इसकी वेलोसिटी vx मान लेते हैं, वेलोसिटी vx मान लेते हैं। देखो m कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 + 2 ये आ गया 4i, तो vx आ गया -4i/3 मीटर पर सेकंड, ये मेरा वेलोसिटी आ गया, उसको लेके आओगे -4i/3, ये vx आ गया m3 वाले का। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन की बात की जाए तो y डायरेक्शन में m1 का कोई वेलोसिटी नहीं है, y डायरेक्शन में सिर्फ m2 का वेलोसिटी है, तो इनिशियल m का 0 हो गया, इनिशियल कैपिटल M का 0, फाइनल m2 की बात कर रहे हैं तो 2m × j, ठीक है। सर m3 वाले का नहीं पता तो 3m × vy कर देते हैं, तो यहां से जब vy की वैल्यू आप निकालोगे तो -2j/3 मीटर पर सेकंड आ गया। इस हिसाब से आपकी वेलोसिटी आ गई
तीसरे वाले मास की -4I/3 प्लस 2J/3 मीटर पर सेकेंड, प्लस नहीं माइनस, सॉरी, 4I/3 माइनस 2J/3, ऐसे करके मोमेंटम कंजर्वेशन की मदद से हमने निकाल लिया। ऐसे देगा। अगर तुम मान लो रेशियो दिया है, तो कल मैंने तुम्हें बताया था कि रेशियो का यूज कैसे करते हैं। अगर तुम्हें मासेस को कैपिटल एम के टर्म में लिखना है, कई बार सवाल में ऐसा करना पड़ सकता है कि यहां से तो सारा एम कट रहा था, बट अगर मुझे रेशियो से कैपिटल एम के टर्म में सारे मासेस को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। वैसे मैंने कल ये बात बताई थी, दोबारा बता रहा हूं कि अगर कभी ऐसा हो कि m1:m2:m3 1:2:3 दिया हो और तुम्हें कैपिटल एम के टर्म में लिखना हो, तो m1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 + 2 + 1 यानी कि 6 इंटू कैपिटल एम, और m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू कैपिटल एम, और m3 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन कैपिटल एम। ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। अभी तक मैंने सवाल लिया, इन सवालों में कैपिटल एम की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बट ये कतई जरूरी नहीं है, हो सकता है कैपिटल एम के पास भी इनिशियली कुछ x और कुछ y में वेलोसिटी हो, उस केस में यहां पे 0 नहीं आएगा, कैपिटल M इंटू vx आएगा और यहां पे कैपिटल M इंटू vy आएगा, अगर सवाल में ऐसा दिया है तो। आई बात समझ? तो कहीं भी अगर एक्सप्लोजन होता है, बम धमाका, इस तरह की चीजें होती हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि सर एक्सप्लोजन वाले केसेस में हम ये बता सकते हैं कि सर वहां एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होता है, एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ होता है, और अगर इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है तो वी कैन इजीली अप्लाई कांसेप्ट ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। हम मोमेंटम कंजर्वेशन के कांसेप्ट को बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा बिफोर स्टार्टिंग द मेन कोलिजन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा इंपल्स के बारे में। किसके बारे में बताना चाहूंगा? इंपल्स के बारे में, छोटी सी बात बिफोर स्टार्टिंग कोलिजन पार्ट। सर क्या होता है इंपल्स? चलो बताओ इंपल्स होता क्या है। ये किसी ने पूछा कि इंपल्स क्या होता है। देखो, इंपल्स इज सिंपली डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम। एक लाइन का डेफिनेशन है और कुछ है ही नहीं। इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एग्जांपल देखना चाहते हैं। 1 kg का मास था, 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, अचानक से इसके ऊपर किसी ने एफ फोर्स लगाया, और एफ फोर्स लगाने के बाद मान लो 0.1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई। किसी ने मुझसे पूछ दिया फाइंड इंपल्स ऑफ फोर्स, तो मैं इतना सोचूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली बोलूंगा अच्छा इंपल्स की बात कर रहा है क्या? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम 1 × 3 माइनस इनिशियल मोमेंटम 2 × 1, ये ले इंपल्स की वैल्यू आ गई 1 kg मीटर पर सेकंड, आ गया इंपल्स आ गया, हो गया। दिस इज ऑल इंपल्स। घबरा रहे थे इंपल्स क्या होता है? कुछ भी नहीं इंपल्स। हाँ, डिनोट कैसे करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। इंपल्स को डिनोट कैसे करते हैं? अब इंपल्स आपको पता है चेंज इन मोमेंटम होता है, और आपको ये भी पता है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, वो ये होता है फोर्स। क्रॉस करो, एफ dt इज इक्वल्स टू dp, इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन ऑफ dp इज डेल्टा p, हो गया, दैट्स इट। चेंज इन मोमेंटम, यही तो इंपल्स है जिसको कई बार ऐसे दिखाया जाता है। तो ऐसे दिखाया जाए तो घबराना मत, याद रखना इंपल्स इज नथिंग बट सिंपली चेंज इन मोमेंटम। अभी भी अगर इंपल्स देता है तो वो कुछ भी नहीं है, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। वर्ड यूज करेगा डराने के लिए, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम। हम अपन डरने वालों में से नहीं है, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे इंपल्स हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया क्या होता है इंपल्स? कल का लेक्चर कोलिजन के ऊपर बेस्ड होगा, और प्रोबेबली आखिरी लेक्चर होगा सेंटर ऑफ मास के ऊपर। कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर छोटा होगा, यू नो, एक दो दिन लेक्चर थोड़ा छोटा आ रहा है, मुझे पता है लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट हो गया, रीजन है तो पता है हेल्थ इशू चल रहे हैं थोड़े, तो ठीक है कोई बात नहीं, बट आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मस्ती से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और पीवाईक्यूज लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आज मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन बताया, इंपल्स बताया, इतनी सारी बातें बताई। भरोसा रखो, घर पे जाके सवाल लगा के देखो, पीवाईक्यूज लगा के देखना, तुमसे सारे सवाल लग जाएंगे। कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनो, सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है। इंपल्स, WP के सवाल, मोमेंटम के सवाल अपन कल के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।